के इम्तिहान का वक्त आ गया। 17 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। पटना में जो विपक्ष की बैठक हुई और शिमला में जो अगली बैठक प्रस्तावित है, उसके बाद ये पहला मौका होगा जब विपक्षी एकजुटता का टेस्ट होगा। तो क्या विपक्षी पार्टियां उस टेस्ट में पास होंगी? ये सवाल इसलिए बड़ा और अहम है क्योंकि बात सियासी महत्वाकांक्षा की है। क्या कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां अपने हितों को नजरअंदाज कर पाएंगी? इस बीच विपक्ष की एकजुटता को बीजेपी ने भ्रष्टाचार से जोड़ दिया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच 190 सीटों पर सीधा मुकाबला है आमने सामने का। उनमें से करीब 175 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90 से ज्यादा रहा था। करीब 185 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और दूसरी पार्टियों के बीच मुकाबला है। उन सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 70% है। तो हम आपको दिखा रहे हैं वो 190 सीटें जहां पर सीधा मुकाबला है, जिसमें से 175 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 90% स्ट्राइक रेट। 185 सीटें ऐसी जहां बीजेपी दूसरी पार्टियों के सामने होती है। उन सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 70% रहा है। यानी विपक्षी पार्टियों ने अच्छा किया है बनाम कांग्रेस जब सीधा मुकाबला बीजेपी से हो। बीजेपी ने 2019 में उन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया था जहां उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से था। दूसरी ओर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने विपक्ष की बैठक पर क्या क्या निशाना साधा। आज हम इससे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में बीजेपी ने तस्वीरें लगा दी है। पटना में विपक्ष की बैठक को नया रूप रंग दे दिया है। गौर से देखिए, विपक्षी नेताओं की तस्वीर लगाकर लिखा गया है भ्रष्टाचार में जेल गए। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं की तस्वीर लगी है और लिखा गया है कि लोकतंत्र के लिए जेल गए। एक ये जेल है जो लोकतंत्र के लिए लोग जेल के अंदर गए हैं। ये सारे नेता आप देख रहे हैं, हम लोग सब लोकतंत्र के लिए जेल में गए। दूसरी भ्रष्टाचार की जेल है जिसमें जो लोग मनीष सिसोदिया और ये सब लोग, सत्येंद्र जैन, ये सब लोग जेल के अंदर गए हैं। और उसके अलावा लालू प्रसाद से लेके नीचे तक हर पार्टी के नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं की बैठक को भ्रष्टाचारियों का कुनबा बताया है। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। दूसरी ओर पटना में हुई बैठक के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। बार बार दावा किया जा रहा है कि 2024 में बीजेपी की विदाई तय है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से लोग इतने डरे हुए हैं कि सारी भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां और वंशवादी पार्टियां वो एकजुट होने की असफल कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जो 15 दल शामिल हुए थे बैठक में, उसे 12 दल ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं। हम बात करते हैं आपसे भ्रष्टाचार की, तो आप 13 मार्च से 6 अप्रैल तक सदन नहीं चलने देते, पर वफादारी निभाते हो अडानी से रिश्ता, नाम नहीं आने देते। जब हम पूछते हैं 20,000 करोड़ किसका, अगर हिम्मत है तो कार्रवाई मंच से लेकर दिल्ली तक करिए। उधर बीजेपी ने विपक्ष के दावों पर मोर्चा खोल रखा है और विपक्षी एकता पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का स्वार्थी गठबंधन कहूं, ठगबंधन कहूं, जो भी इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा, मैं समझता हूं कि वह हर शब्द इनके लिए उपयुक्त बैठेगा। इनका एक ही गठबंधन का लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से दुष्प्रचार करो, किसी भी प्रकार से लोगों के बीच में अफवाह फैलाओ और 2024 में कुछ सफलता का रास्ता मिल जाए। सब एक हो रहे हैं, क्या लगता है 2024 में कितना से सफलता मिलेगी आपको? 2024 में भाजपा के पाप का अंत होगा, भाजपा सरकार की विदाई होगी। क्या 2024 में कथित तौर पर एकजुट हुआ विपक्ष मोदी के लिए चुनौती साबित होगा? पटना में हुई बैठक के बाद इस सवाल का जवाब मिल पाता, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता पर अलग राह पकड़ ली। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 वो भी ये कहती है कि यूसीसी होनी चाहिए। विपक्षी पार्टियों के बीच के मतभेद की झलक पटना की बैठक में दिखाई दी थी। बावजूद इसके विपक्ष दावे पर दावे कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि जनता उन दावों पर कितना भरोसा करती है। आज तक ब्यूरो।